चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका वेक्टर एंड टेंसर्स। हेडलाइन डालिए वेक्टर एंड टेंसर्स। वेक्टर्स एंड टेंसर्स। वेक्टर्स एंड टेंसर्स। पहले तो इस शब्दों पे ध्यान दें कि वेक्टर, टेंसर, स्केलर सब होते क्या है। सबसे पहला शब्द है आपका स्केलर, फिर है आपका वेक्टर, फिर है आपका टेंसर। देखिए स्केलर के बारे में जितनी चीज़ें मैं आपको जानती हूँ वो एक साथ बता रही ताकि बात का चक्कर ना फंसे। कहते हैं स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। स्केलर वो क्वांटिटी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ इंडेक्स फ्री होती है, उस पर कोई भी तरीके का इंडेक्स नहीं लगा होता है। स्केलर क्वांटिटी वन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब जाती हैं तो उनका एलओटी नहीं होता है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। एक सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हमने आपको वादा किया था कि सेंटर ऑफलाइन की ऑनलाइन की हम आपको जॉब नहीं कराएंगे, इसीलिए हमने टाइमिंग्स को इतना चेंज करें। हालांकि सर का यही कहना था कि आपको क्या ज़रूरत है, लेकिन हमने यही कहा है कि हम जॉब करें। ठीक है, तो बस 11 से 3 ही आपको आके बैठना होगा। बच्चे तो अब आएंगे नहीं सेंटर पे, जो भी काम हो रहा है ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑनलाइन ही पेमेंट हो रहा है, ऑनलाइन ही एडमिशन हो रहा है। लेकिन ये कुछ काम जैसे ऐसे रहे जो बच्चों का ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर मेंटेन करना भी ज़रूरत है। हाँ हाँ, आवाज़ से देखिए पहला था आपका स्केलर में कि केवल मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा इंडेक्स फ्री होगा, तीसरा एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलते हैं तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एलओटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। एलओटी क्या होता है अभी हम समझाएंगे, परेशान मत होइए, अभी केवल इतना समझिए। स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इंडेक्स फ्री होती हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगी तो एलओटी नहीं होता इनका। वी कांट राइट एलओटी, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये नोट डाउन करते चलिए, केवल आपको दिक्कत इसमें आ रही होगी वो भी हम समझा देंगे। दूसरा है वेक्टर। वेक्टर के लिए कहते हैं स्केलर का, जैसे समझ लीजिए मास स्केलर हो गया, उसके बाद है आपका डेंसिटी, टेम्परेचर, इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वेक्टर। वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है, इसमें केवल वन इंडेक्स होता है और ये एक दूसरे कोऑर्डिनेट से जाता है तो एलओटी को सेटिस्फाई करता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, वन इंडेक्स होता है, एलओटी को सेटिस्फाई करता है। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपका वेक्टर हो गया। तीसरा है आपका टेंसर।
वेक्टर के जनरलाइजेशन को टेंसर कहते हैं। वेक्टर के जनरलाइजेशन को टेंसर कहते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब जब हम केवल 2D और 3D में स्टडीज़ करते हैं तो वेक्टर मिलता है, जब ND में अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे टेंसर मिलता है। पहचान कैसे करेंगे? मोर देन 1 इंडेक्स होगा और ये LOT को सेटिस्फाई करेगा। कहते हैं कि कहीं आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि किसी भी क्वांटिटी पे एक इंडेक्स है, पहले तो इंडेक्स नहीं है तो ये आपका स्केलर, एक इंडेक्स है तो ये आपका वेक्टर, एक से अधिक इंडेक्स है तो ये आपका टेंसर तब बनाएगा जब वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ मतलब नियम, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलाव का नियम। बदलाव का नियम कैसे लिखते हैं अब वो हम आपको ऐसे चुटकी में समझा रहे हैं। ये 3 चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इंडेक्स नहीं है, स्केलर, एक इंडेक्स है, वेक्टर, एक से अधिक इंडेक्स है तो टेंसर बनेगा तब जब वो LOT को क्या करे? सेटिस्फाई करे। एक इंडेक्स ऊपर होता है तो इसको कंट्रावेरिएंट वेक्टर कहते हैं। कंट्रावेरिएंट वेक्टर। एक इंडेक्स नीचे होता है तो इसको हम लोग कोवेरिएंट वेक्टर कहते हैं। एक इंडेक्स ऊपर कंट्रावेरिएंट वेक्टर, एक इंडेक्स नीचे कोवेरिएंट वेक्टर। ये सब लिखते चलिए, ये सब आपके चैप्टर की समरी है जो हम एक साथ आपको समझा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कंट्रावेरिएंट वेक्टर को देखिए कि मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। कंट्रावेरिएंट वेक्टर, ठीक। देखिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बदलाव का नियम। बदलाव कब होगा? जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं मान ले रहे हैं XI एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, X बार I दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। XI से X बार I कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाया जाता है और ये जाने का जो नियम होता है इसी को लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इन दोनों में ही I की वैल्यू 1 से n होती है। LOT के बारे में समझा रहे हैं हम। LOT का मतलब बदलाव का नियम। XI कोऑर्डिनेट सिस्टम से X बार I कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जा रहे हैं तो बदलाव कैसे होगा वो दिखा रहे हैं। मान लीजिए कोई कंट्रावेरिएंट वेक्टर है UI, XI में इसको लिखते हैं UI और U बार I X बार I में लिखते हैं UI U बार I। UI से U बार I बनने के लिए जो नियम होता है उसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कैसा नियम होता है? U बार I इज इक्वल टू U, I आ गया तो अपने मन से J, ऊपर था तो ऊपर और डेल एक्स बाई डेल एक्स लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा U बार I इज इक्वल टू U I आ चुका है तो J K कुछ भी लिख देंगे। कितना इंडेक्स आया है? 1, इसलिए 1 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लिखेंगे। अब इस इंडेक्स को बैलेंस करते हैं। ऊपर की तरफ बार है तो ऊपर की तरफ बार, ऊपर इंडेक्स है, ऊपर की इंडेक्स के साथ बार है तो ऊपर वाले टर्म पे बार। I है तो I,
ऊपर है तो ऊपर, इसको बैलेंस करेंगे, ऊपर जे तो नीचे जे। इधर वाला उल्टा चलता है, इधर वाला सीधा चलता है। आई इधर ऊपर होगा तो इधर आई ऊपर, इधर जे ऊपर होगा तो इधर जे नीचे। ऊपर और नीचे वाले जे कट जाएंगे, बार के साथ आई ऊपर, बार के साथ आई ऊपर। इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी वेक्टर की या टेंसर की रैंक बताता है और ऑर्डर बताता है। चूँकि यहाँ एक इंडेक्स ऊपर की तरफ आया है, इसलिए इसका रैंक 1 होगा। एक इंडेक्स ऊपर है इसलिए ऑर्डर 1,0 होगा। पहले कंट्रावेरिएंट पोजीशन लिखते हैं, फिर कोवेरिएंट लिखते हैं। केवल एक बार del x बाई del x आया इसलिए रैंक 1। बार वाला टर्म ऊपर आया है इसलिए 1,0। नीचे आता तो 0,1 हो जाता। इसको बोलते हैं कंट्रावेरिएंट वेक्टर। कंट्रावेरिएंट वेक्टर उसको कहेंगे जिसमें केवल एक इंडेक्स आया हो और लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो रहा हो। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं एक्स आई और एक्स बार आई। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ बैठाइए, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई और एक्स बार आई, दोनों में कंपोनेंट ले लिया, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है तो u बार आई इज इक्वल टू u j del x बाई del x लिखा। ये j ऊपर तो j नीचे, बचे हुए टर्म को बैलेंस करा। यहाँ बार नहीं था तो इस पर बार नहीं लगाया, यहाँ बार था तो इस पर बार लगा दिया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जितनी बार del x बाई del x आता है, ये एक बार आया है इसलिए रैंक 1। ऑर्डर इसको बार को काउंट करेंगे, बार एक बार ऊपर आया है इसलिए 1,0 ऑर्डर का ये होगा। नीचे आता तो 0,1। कंट्रावेरिएंट मतलब ऊपर वाली पोजीशन को पहले लिखते हैं, नीचे वाली पोजीशन को बाद में लिखते हैं। इसको बोलते हैं कंट्रावेरिएंट वेक्टर। कोवेरिएंट की बात करेंगे तो देखिए, कोवेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर में इंडेक्स कहाँ होता है? नीचे। वेक्टर है तो कितना इंडेक्स होगा? एक। वी आई और वी बार आई, एक्स आई और एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट लिया गया है तो इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा वी बार आई इज इक्वल टू, बार है तो बिना बार के साथ j, एक इंडेक्स है तो एक बार del x बाई del x। पहले इसको बैलेंस करते हैं, j नीचे j ऊपर, बिना बार के i ऊपर, फिर i वाले को बैलेंस करेंगे, i नीचे बार के साथ। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई वेक्टर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये वेक्टर होगा। चूँकि इंडेक्स नीचे की तरफ है, कोवेरिएंट वेक्टर होगा। एक बार del x बाई del x आया है, रैंक 1 होगा। ऑर्डर बार नीचे है, ऊपर बार नहीं है, 0,1 होगा। ठीक है, देख लीजिए, नोट करते चलिए। ये आपका था कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर। कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर का डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड काइंड पढ़ेंगे। ये था आपका कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर। ये पूरा नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट है आपका देखिए टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। पहली बात तो टेंसर आया है, एक से अधिक इंडेक्स होगा, कितने ऑर्डर का? सेकेंड ऑर्डर। तो कितने इंडेक्स होंगे? 2 इंडेक्स होंगे। 2 इंडेक्स में 3 कैटेगरी बनती है, या तो दोनों इंडेक्स ऊपर हो, या तो दोनों इंडेक्स नीचे हो, या एक इंडेक्स ऊपर एक इंडेक्स नीचे हो। दोनों इंडेक्स ऊपर कंट्रा वेरिएंट, दोनों इंडेक्स नीचे कोवेरिएंट, एक ऊपर एक नीचे मिक्स्ड टेंसर। तीनों को बारी बारी से करेंगे। चूँकि इंडेक्स दोनों ऊपर है इसलिए कंट्रा वेरिएंट, एक से अधिक है टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। दूसरा दोनों नीचे हैं इसलिए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तीसरा एक ऊपर एक नीचे है मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। चलिए देखिए अब मान लीजिए ए आई जे कंट्रा है, दोनों इंडेक्स ऊपर, टेंसर था, सेकेंड का था तो एक से अधिक इंडेक्स लगेगा आई जे ऊपर। 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक एक्स आई और एक्स बार आई। कोई टेंसर ए है जिसका कंपोनेंट एक्स आई में ए आई जे है और एक्स बार आई में ए बार आई जे है। हम लोग कहते हैं एक से अधिक इंडेक्स है तो वो टेंसर होगा। कब? जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। एक से अधिक इंडेक्स है, ठीक बात है, ऊपर की तरफ है, ठीक बात है, तो कंट्रा वेरिएंट टेंसर होगा कब? जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। ए बार आई जे इज इक्वल टू, ए है, ए लिख दिया, बार है तो बिना बार के, आई जे की जगह पी क्यू। कितने इंडेक्स आए हैं? 2, इसलिए 2 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स को लिखा जाएगा। सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, पी और क्यू ऊपर, पी और क्यू नीचे, बार के साथ आई, बार के साथ जे। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, बार के साथ आई ऊपर, बार के साथ जे ऊपर, बार के साथ आई ऊपर, बार के साथ जे ऊपर। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एवरी आई कॉमा जे इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन। कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा होता है, और ए आई जे इज इक्वल टू, बिना बार के है यहाँ आप बार लगा दो, आई जे है यहाँ पी क्यू कर दो, 2 इंडेक्स है डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स। इसको बैलेंस करो, पी क्यू ऊपर पी क्यू नीचे, बार के साथ आई जे, आई और जे। ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रैंक की बात करें तो कितने डेल एक्स बाई डेल एक्स आए हैं? 1 2, रैंक 2 होगा। ऑर्डर की बात करें तो अगर यहाँ बार है तो इधर बार वालों को काउंट करना, इधर बिना बार है तो बिना बार वालों को काउंट करना। चूँकि यहाँ बार है तो बार वाले को काउंट करेंगे, 1 बार 2 बार। कितने बार आए? 2 बार। दोनों कहाँ आए हैं? ऊपर। ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, नीचे वाले को बाद में। ऊपर की तरफ 2 बार, नीचे की तरफ एक भी बार नहीं है इसलिए 0। ये आपका कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर है। फिर बारी आएगी कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। कोवेरिएंट है तो इंडेक्स नीचे होगा,
टेंसर है तो एक से अधिक होगा, सेकेंड ऑर्डर का है तो 2 इंडेक्स होगा। ये एक्सआई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और ए बार आई जे एक्स बार आई में है। एक्स के साथ इंडेक्स हमेशा ऊपर लगता है, याद रखिएगा। कहेंगे दोनों इंडेक्स नीचे कोवेरिएंट, एक से अधिक टेंसर 2 है तो सेकेंड ऑर्डर का तब कहलाएगा जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे। ए बार आई जे इज इक्वल टू, ए है ए लिख दिया, बार है तो नो बार, आई जे है तो पी क्यू, 2 इंडेक्स है तो 2 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स। बैलेंस कराइए इसको, पी क्यू नीचे पी क्यू ऊपर, बिना बार के साथ बिना बार के साथ, बार के साथ आई नीचे, बार के साथ जे नीचे, ये कट जाएगा। आई और जे बार के साथ नीचे, आई और जे बार के साथ नीचे, ये हो गया लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ए आई जे इज इक्वल टू ए, बिना बार के आई जे नीचे पी क्यू, 2 इंडेक्स है, 2 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स को लिख दिया, पी क्यू नीचे पी क्यू ऊपर, बार के साथ आई और जे, पी क्यू से पी क्यू बार के साथ का कैंसिल, आई जे नीचे बिना बार के साथ, आई जे नीचे बिना बार के साथ। इसका रैंक और ऑर्डर निकलवाइए। 2 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स आया है तो रैंक 2, ऑर्डर निकालेंगे तो बार वाले को देखें तो ऊपर कोई बार नहीं आया है, ऊपर कोई बार नहीं आया है 0, नीचे 2 बार आया है तो 2, ऑर्डर 0,2। अब बारी आती है मिक्स्ड टेंसर की। मिक्स्ड का मतलब मिक्स्ड मैच है। टेंसर है एक से अधिक इंडेक्स, कितने ऑर्डर का है 2, तो एक इंडेक्स ऊपर एक इंडेक्स नीचे, ये एक्सआई में, और एक इंडेक्स ऊपर एक इंडेक्स नीचे एक्स बार आई में। एक से अधिक इंडेक्स टेंसर ऊपर नीचे मिक्स, सेकेंड ऑर्डर का तो 2 इंडेक्स। इसको हम लोग कहेंगे कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे सेटिस्फाई करेगा वो देखिए। ए बार आई जे इज इक्वल टू, ए था ए, बार है बिना बार, पी क्यू, 2 इंडेक्स है तो 2 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स। बैलेंस, पी ऊपर पी नीचे, क्यू नीचे क्यू ऊपर, बार के साथ आई ऊपर, बार के साथ जे नीचे। देखिए ये P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, बार के साथ आई ऊपर, बार के साथ J नीचे। कुछ लोग इसको लिखते हैं AIJ इज इक्वल टू, बिना बार के है बार लगा दिया, PQ लिख दिया, 2 इंडेक्स है, 2 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स। P ऊपर P नीचे बार के साथ, Q नीचे Q ऊपर, I J सेम जगह, P से P कटेगा, Q से Q कटेगा, बिना बार के साथ I ऊपर, बिना बार के साथ J नीचे। रैंक निकालेंगे, 2 इंडेक्स 2, ऑर्डर निकालेंगे। बार वाले को देखिए, बार ऊपर एक बार नीचे, ऑर्डर इसका 1,1 होगा। ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उतारना चाहें तो उतार लीजिए।
चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, सिमेट्रिक टेंसर, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्रिक टेंसर, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। देखिए सिमेट्रिक टेंसर, टेंसर जैसा कि नाम है, मान लीजिए ए आई जे या ए आई जे कंट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट टेंसर है, मिक्स की बात नहीं करेंगे। इसके दोनों इंडेक्स को आपस में चेंज किया जाए और कोई चेंज ना मिले तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक टेंसर। और स्क्यू सिमेट्रिक की बात किया जाए तो कहते हैं ए आई जे को चेंज करेंगे तो माइनस आएगा, और या ए आई जे को भी चेंज करेंगे तो माइनस आएगा। ऐसे केस में इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्रिक में नो चेंज, स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव चेंज। अगर ऐसा होता है तो इन टेंसर्स को बोलते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिसिटी या स्क्यू सिमेट्रिसिटी तभी आप डिस्कस कर सकते हैं जब दोनों इंडेक्स अगल बगल हों। ऊपर नीचे होंगे तब आप नहीं डिस्कस करेंगे, चाहे दोनों कंट्रा वेरिएंट में हो चाहे दोनों को वेरिएंट में हो, तभी आप टेंसर्स के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की स्टडी आप कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि एक से अधिक इंडेक्स है तब क्या करेंगे, मान लीजिए ए I1 I2 डैश 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 IP डैश 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 IQ डैश 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 IR है। आपसे कह रहा है कोई कि ये rth ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर है, इसकी सिमेट्रिसिटी या स्क्यू सिमेट्रिसिटी चेक करनी है। तो सिमेट्रिसिटी या स्क्यू सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए पोजीशन को देखते हैं, कहेंगे ये अपने pth और qth पोजीशन पे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा तब जब इन दोनों को चेंज करें पॉजिटिव साइन आए तो सिमेट्रिक, इन दोनों को चेंज करें नेगेटिव साइन आए तो स्क्यू सिमेट्रिक, इन दोनों को चेंज करें पॉजिटिव साइन आए तो सिमेट्रिक, इन दोनों को चेंज करें नेगेटिव साइन आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। कोवेरिएंट टेंसर ऑफ rth ऑर्डर is said to be symmetric or skew symmetric in its pth and qth position. If we change pth and qth position there is no change, and if we change pth and qth position there is a negative change. तो उस केस में हम लोग इसको pth और qth पोजीशन पे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का नाम देंगे। ठीक है, अब इससे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, लिखिए। लिखिए प्रूव दैट the law of transformation of a mixed tensor of second type of second order possess the group property, prove that the law of transformation of mixed tensor of second order possess the group property।
देखिए इसमें आपका कोवेरिएंट टेंसर के लिए भी आता है, कंट्रावेरिएंट के लिए भी आता है, मिक्स्ड के लिए भी आता है। हम एक मिक्स्ड वाला आपको बता रहे हैं, बाकी मिक्स्ड वाला अगर आपके समझ में आ गया तो दूसरा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्या होता है ग्रुप प्रॉपर्टी और कैसे करते हैं, अब वो पूरी ब्रीफ स्टडी यहाँ पे देखिए। चलिए देखिए, देखिए सबसे पहले तो बात किया है आपसे मिक्स्ड टेंसर की, AIJ मिक्स्ड टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का। इसके लिए आपको ग्रुप प्रॉपर्टी को दिखाना है कि इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए। पहला है xi, दूसरा है x बार i, तीसरा है x डबल बार i। इसमें मिलेगा AIJ, इसमें मिलेगा A बार IJ और इसमें मिलेगा A डबल बार IJ। लिखते कैसे हैं, लिखते हैं लेट AIJ बी द कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन xi कोऑर्डिनेट सिस्टम, फुल स्टॉप। लेट A बार IJ एंड A डबल बार IJ be the component of same tensor in x bar I and x double bar I coordinate system। फिर then the law of transformation, पहले यहाँ से यहाँ LOT दिखाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ LOT दिखाते हैं और दिखा देते हैं कि यहाँ से यहाँ भी LOT सेटिस्फाई करेगा। Then the law of transformation from xi coordinate system to x bar I coordinate system is given by। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाइए। कैसे दिखाएंगे, A बार IJ इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में दिखाना है बार और बिना बार। बार है, बिना बार के लिख दिया, PQ लगा देंगे, 2 इंडेक्स है, 2 बार डेल x बाई डेल x आएगा, P ऊपर P नीचे, Q नीचे, Q ऊपर, बार के साथ I, बार के साथ J। देख लीजिए ये कटेगा, बार के साथ I ऊपर, बार के साथ J नीचे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं कि यहाँ से यहाँ अगर LOT सेटिस्फाई होगा तो यहाँ से यहाँ भी होगा, मतलब LOT सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यहाँ से यहाँ दिखाया तो ये आया, यहाँ से यहाँ दिखाएंगे तो ये से ये दिखाएंगे, इन दोनों को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए कुछ ऐसा करिए कि ये चीज़ें हट जाएं और आपको आपका रिक्वायर्ड टर्म मिल जाए। हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं टर्म का। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो बताने चल रहे हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए इसको 1 मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाइंग, बहुत ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, देखिए बार के साथ I ऊपर है तो बार के साथ I नीचे कर दीजिए, बार के साथ J नीचे है तो बार के साथ J ऊपर कर दीजिए, बार के साथ I ऊपर तो बार के साथ I नीचे, बार के साथ J नीचे, बार के साथ J ऊपर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि इसको हटाना है, ये तब हटेगा जब इसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर है तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ डेल x और डेल x लिख दीजिए। I J P Q के अलावा हम M और N ले रहे हैं। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड कराइए, मिलेगा आपको A बार I J डेल x M अपॉन डेल x बार I डेल
एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एन इज इक्वल टू ए पी क्यू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स पी डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार जे, ये पहले से था, मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल एक्स एन अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एन. दिस इम्प्लाइज ए बार आई जे डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एन इज इक्वल टू, देखिए ए पी क्यू की तरह लिख दिए, ये इससे कटेगा, देगा आपको ये टर्म सेम में है, मतलब डेल एक्स एम ऊपर आएगा, डेल एक्स पी नीचे जाएगा, ये इससे कटेगा और ये ऊपर डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स एन आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं ए पी क्यू. सेम इंडेक्स में क्रॉनिकल डेल्टा एम पी क्रॉनिकल डेल्टा क्यू एन. दिस इम्प्लाई, इसको पहले लिख दीजिए, P से P कटा M आया, P से P कटा ऊपर M आया, Q से Q कटा नीचे N आया, मतलब A ऊपर M आया नीचे N आया इज इक्वल टू ए बार आई जे डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एन. आई ऊपर आई नीचे जे ऊपर एम नीचे एन. इंडेक्स बैलेंस है, मतलब ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है. ये इस बात को दिखाता है कि ग्रुप प्रॉपर्टी सिमेट्रिसिटी को शो करती है. अगर A से B LOT लिखा गया तो B से A B LOT हम लिख सकते हैं, ये इस बात का साक्षात प्रमाण है. ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसके नीचे से लिखते हैं विच शोज दैट ग्रुप प्रॉपर्टी शोज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. यहाँ से यहाँ LOT लिख चुके, यहाँ से यहाँ LOT दिखा दिए, अब यहाँ से यहाँ LOT लिखेंगे. इसके नीचे से लिखते हैं लेट द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम टू एक्स डबल बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिटन एज, देखिए ए डबल बार आई जे इज इक्वल टू ए डबल बार आई जे इज इक्वल टू ए एच के 2 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स, ये बार होगा डेल एक्स बाई डेल एक्स. पहले इसको बैलेंस करिए, बार के साथ एच ऊपर, बार के साथ एच नीचे, बार के साथ के नीचे, बार के साथ के ऊपर, डबल बार के साथ आई, डबल बार के साथ जे. देख लीजिए, ठीक है. फिर देखिए, हमने H और K अपने मन से लिया है जो इसमें कहीं नहीं आया है. दिस इम्प्लाइज दैट ए डबल बार आई जे इज इक्वल टू ए बार एच के की वैल्यू यहाँ से लिख रहे हैं, ए बार एच के इज इक्वल टू ए पी क्यू डेल एक्स बार एच अपॉन डेल एक्स पी डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार जे की जगह के डेल एक्स डबल बार आई अपॉन डेल एक्स बार एच डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स डबल बार जे. दिस इम्प्लाइज ए डबल बार आई जे इज इक्वल टू ए पी क्यू. बार के साथ एच, बार के साथ एच कटेगा, डेल डबल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स पी, के से के कटेगा, डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स डबल बार जे.
P ऊपर, P नीचे, Q ऊपर, डबल बार के साथ I ऊपर, डबल बार के साथ J नीचे। इसका मतलब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर रहा है। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर गया। हमने लिया पहले xi से x बार आई, फिर x बार आई से xi दिखाया, फिर हमने xi से x डबल बार आई लिया, x बार आई से x डबल बार आई, फाइनली दिखा दिया डबल बार बिना बार से कनेक्टेड है। मतलब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अर्थात ग्रुप प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। उतार दीजिए। मान लीजिए कोई आपसे A बार I J K का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पूछे तो कैसे लिखेंगे? बार के साथ, बिना बार के साथ, दो इंडेक्स ऊपर, एक इंडेक्स नीचे। कितने इंडेक्स आए? 3। तो 3 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लिख दीजिएगा। 3 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लिख दिया। बैलेंस कराइए, P ऊपर P नीचे, Q ऊपर Q नीचे, R नीचे R ऊपर, तीनों बिना बार के, I J ऊपर बार के साथ, K नीचे बार के साथ। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा A I J और K का। रिमार्क करके लिख लीजिएगा। एक थ्योरम लिखिए। देखिए, प्रूव दैट क्रॉनिकर डेल्टा del ij are component of mixed tensor of second order. Are component of mixed tensor of second order. देखिए, टेंसर की पहचान कैसे होती है? हम कहते हैं कोई भी फलाना क्वांटिटी टेंसर तब होगी जब वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगी। आप प्रणय ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट तब होंगे जब आपके पास आई कार्ड होगा, तभी आपसे कहा जाता ना कि अपना आई कार्ड बनवा लीजिए, वरना कैसे कोई पहचानेगा कि आप यहाँ के स्टूडेंट हैं। तो कोई भी टेंसर तब होगा जब वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हमने किसी तरीके से दिखा दिया
कि डेल आई जे के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा टेंसर होगा उस फलाने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, देखिए, लिखिए, प्रूफ में लिखिए, प्रूफ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कम से कम कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है? 2, एक्स आई और एक्स बार आई। कितने कंपोनेंट्स इसके लेंगे? 2, डेल बार आई जे और डेल आई जे ना। लिखिए, लेट डेल आई जे एंड डेल बार आई जे, लेट डेल आई जे एंड डेल बार आई जे be the component of mixed tensor, be the component of mixed tensor in xi and x bar I coordinate system, in xi and x bar I coordinate system, in xi and x bar I coordinate system, then by definition of chronicle delta comma we have, then by definition of chronicle delta comma we have, देखिए, डेल बार आई जे को हम लोग लिखते हैं डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे, ये हमने आपको कई बार बताया है। दिस इम्प्लाइज दैट डेल बार आई जे इज इक्वल टू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एच अपॉन डेल एक्स बार जे, सेम चीज़ है। दिस इम्प्लाइज दैट डेल बार आई जे इज इक्वल टू आपको पता है इफ h इज इक्वल टू k देन डेल एच के की वैल्यू 1 होती है। यहाँ कहीं 1 लिखा है तो 1 की जगह हम लिख दे रहे हैं डेल एच के डेल एक्स बार आई। 1 कब मिलेगा? जब h इज इक्वल टू के हो। तो h की जगह एक h की जगह हम k लिख दे रहे हैं, ये ऐसे ही उतारा डेल एक्स बार जे। देखिएगा h का मान k के बराबर होगा, h का मान k के बराबर होगा तभी 1 की जगह ये लिखाएगा, h का मान k के बराबर, यहाँ h ही लिख दिया। देख लीजिए, ठीक है। और अगर ये लाइन नहीं समझ में आती है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एच डेल एक्स के का अपने मन से यहाँ के कर दिया, ऊपर के किया तो बैलेंस करने के लिए नीचे के, डेल एक्स बार जे बचा डेल एक्स एच। देख लीजिए ये कट जाएगा, वापस से डेल एक्स एच अपॉन डेल एक्स बार जे आ जाएगा और ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। दिस इम्प्लाइज डेल बार आई जे इज इक्वल टू, सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है तो क्रॉनिकल डेल्टा एच के, बाकी ऐसा उतारे डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एच डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार जे। एच से एच कटेगा, के से के कटेगा, बार के साथ आई ऊपर, बार के साथ जे नीचे। इसका मतलब ये एलओटी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए टेंसर होगा। कितने डेल एक्स बाई डेल एक्स आए हैं? 2, तो इसकी रैंक 2 होगी। और ऑर्डर की बात करें तो एक बार ऊपर एक बार नीचे, 1,1 इसका ऑर्डर होगा। इम्पॉर्टेंट है, उतार लीजिए।
एक क्वेश्चन लिखिए, हमसे बहुत सारे बच्चों ने कई बार पूछा है इस क्वेश्चन को। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन contravariant and covariant components of a vector in rectangular Cartesian system, of a vector in rectangular Cartesian system. Of a vector in rectangular Cartesian system. इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं बल्कि कंट्रावेरिएंट वेक्टर और कोवेरिएंट वेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे, केवल और केवल कंट्रावेरिएंट वेक्टर और कोवेरिएंट वेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, एक थ्योरम लिखिए। थ्योरम लिखिए, इफ अ टेंसर इज सिमेट्रिक, इफ अ टेंसर इज सिमेट्रिक in one system of coordinate, if a tensor is symmetric in one system of coordinate, then it is symmetric, then it is symmetric in every other coordinate system, then it is symmetric in every other coordinate system, then it is symmetric in every other coordinate system. देखिए कैसे होगा, कह रहा है इफ़ अ टेंसर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी या एंटी सिमेट्रिसिटी के लिए हमने बताया कि मिक्स्ड नहीं लीजिएगा, या तो कंट्रा लीजिएगा या को लीजिएगा, हम कोई भी ले सकते हैं, नो इश्यूज़। मान लीजिए हमने कोवेरिएंट टेंसर लिया AIJ, ये कंपोनेंट ऑफ सिमेट्रिक टेंसर है, AIJ कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का। इन XI कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो हमको दिखाना ये X बार I में भी सिमेट्रिक होगा। चूँकि ये टेंसर है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। A बार IJ इज इक्वल टू AHK, बोलिए क्या लिखेंगे, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, H के नीचे, H के ऊपर, बार के साथ I और J नीचे। कहा गया है कि सिंस AIJ इज सिमेट्रिक, तो AHK का मान मतलब हर इंडेक्स के लिए ये सिमेट्रिक होगा फॉर एवरी H, K, चाहे IJ लिखें चाहे HK लिखें, सबके लिए वो सिमेट्रिक होगा। दिस इम्प्लाइज दैट A बार IJ इज इक्वल टू AKH लिख दिया, इसको ऐसे उतार दिया, X बार I डेल XK अपॉन डेल X बार J। This implies that A बार IJ is equal to AKH। ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार J, डेल एक्स H अपॉन डेल एक्स बार I, चेंज कर दिया। IJ था तो IJ मिला, JI होगा तो JI मिलेगा। चूँकि कोई चेंज नहीं आया इंडेक्स को चेंज करने पे,
इसका मतलब ये x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। xi में सिमेट्रिक था, हमने दिखा दिया x बार i में भी सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिमेट्रिक कहलाएगा। यही स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हो तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। तो अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बाकी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये उतारिए और रिमार्क करके दूसरा वाला लिख लीजिए। रिमार्क करके लिखिए, इफ अ टेंसर इज स्क्यू सिमेट्रिक इन वन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, इफ अ टेंसर इज स्क्यू सिमेट्रिक इन वन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, इफ अ टेंसर इज स्क्यू सिमेट्रिक इन वन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, then it is skew symmetric in every other system of coordinate. Then it is skew symmetric in every other system of coordinate. If a tensor is skew symmetric in one system of coordinate, then it is skew symmetric in every other सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक ऐसे ही है कि मान लीजिए ये किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैनिश करता है, मतलब ये xi में 0 के बराबर है, तो ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 होगा, मतलब वो x बार i में भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। दूसरा रिमार्क लिखिए, इफ द कंपोनेंट ऑफ अ टेंसर, इफ द कंपोनेंट ऑफ द टेंसर vanish in one coordinate system, vanish in one coordinate system, vanish in one coordinate system, then show that they necessarily vanish in all other coordinate system, then show that they necessarily vanish in all other coordinate system। ठीक है, आप जब अपनी बुक में ये चैप्टर खोलेंगे तो 3 थ्योरम आपको थियोरेटिकल मिलेगा, उन 3 में से एक थ्योरम इस साल ज़रूर आएगा। थ्योरम का स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, अपनी बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़रूर और ज़रूर आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिए कि वो इस साल आपको पेपर में मिलेगा। थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लिए और लिखिए 2021, लिखिए असिमेट्रिक कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट टेंसर, असिमेट्रिक कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट टेंसर, asymmetric covariant or contravariant tensor of second order has n plus 1 by 2 has n plus 1 by 2 independent components in n-dimensional space Vn, in n-dimensional space Vn।
इन n डायमेंशनल स्पेस Vn। दूसरा थ्योरम a skew symmetric covariant or contravariant tensor, a skew symmetric covariant or contravariant tensor, a skew symmetric covariant or contravariant tensor of second order has n minus 1 by 2 independent components, has n minus 1 by 2 independent components in n dimensional space Vn, in n dimensional space Vn। in n dimensional space Vn, next show that the number of independent components of a skew symmetric covariant tensor of order 3 is n minus 1 n minus 2 by 6 is n minus 1 n minus 2 by 6। ये 3 थ्योरम में से एक थ्योरम इस साल आपको हर हाल में पेपर में मिलेगा, तो इसको ज़रूर से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखिए इस चैप्टर का, चैप्टर ख़त्म हमारी तरफ से। फिर लिखिए इफ़ Aij नीचे है, इफ़ Aij is a symmetric tensor, if Aij is a symmetric tensor and Bij is equal to Aj and Bij is equal to Aj, then show that Bij is symmetric tensor, देखिए क्या कह रहा है, लिखिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लिखिए गिवन दैट Aij is equal to Aji, इक्वेशन नंबर 1, गिवन दैट Aij is equal to Aji, equation number 1, and Bij is equal to Aji, equation number 2। ध्यान दीजिए। नाउ हमको Bij को सिमेट्रिक दिखाना है। नाउ Aij प्लस Aji इज इक्वल टू Aij की बात करेंगे। Aij एक काम करिए, किसको सिमेट्रिक दिखाना है?
बी आई जे को, बी आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक। दिस इम्प्लाइज बी आई जे इज इक्वल टू ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे फ्रॉम इक्वेशन 1. This implies that Bij is equal to Aij करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, Bji देगा, मतलब J की जगह I की जगह A रखिए. इन इक्वेशन 2 इंटरचेंजिंग I एंड J कॉमा वी गेट. जैसे ही I को J से इंटरचेंज करेंगे मिलेगा Bji, Ji की जगह J की जगह J की जगह I की जगह J, Aij की वैल्यू Bji. दिस इम्प्लाइज Bij इज ऑल्सो सिमेट्रिक. ठीक है. होमवर्क में आपका 3 थ्योरम हमने थ्योरेटिकल दिया है, वो आपको करना है. और होमवर्क में कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर पजेस ग्रुप प्रॉपर्टी ये करना है. ट्रांजिटिव और सेकंड में से एक आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा. ये चैप्टर आपका कंप्लीट. जितना आना था उतना हमने पढ़ा दिया, बाकी नेक्स्ट टर्म पे.